हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 8 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन 8 फरवरी के करंट अफेयर का। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? देखिए यहां पर पहले हमें समझ में आना चाहिए दो रेट के बारे में, एक है रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट। यहां पर बहुत ही इजी वे में अगर हम इन दोनों रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए। एक होती है रिवर्स रेपो रेट। अब इसी को उल्टा कर दो, कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई को पैसा उधार देते हैं वो होती है रिवर्स रेपो रेट, और दोनों का ही निर्धारण यहां पर आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अनाउंस किया है और इस बार 5 साल के बाद रेपो रेट में चेंज किया गया है और अब नई रेपो रेट हो गई है 6.25%। पहले अभी तक जो रेपो रेट थी वो 6.50% थी, मतलब 0.25% की यहां पर गिरावट हुई है रेपो रेट में, और अब रेपो रेट घटकर हो गई है कितनी? 6.25%। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? देखिए, जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे का फ्लो करना जरूरी है, मार्केट में पैसा होना चाहिए लोगों के पास, तो वो रेपो रेट को कम कर देता है। इससे होता क्या है, कमर्शियल बैंक को जब कम ब्याज दर पर पैसा मिलता है तो कमर्शियल बैंक लोगों को भी लोन जो देते हैं वो कम इंटरेस्ट पर दे पाते हैं। ऐसे केस में मार्केट में लोन की डिमांड बढ़ती है, लोग लोन ज्यादा लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब लोन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग उस पैसे को खर्च करेंगे। कहां पर? प्रॉपर्टी में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे मार्केट में बिजनेस रन होंगे, मार्केट में पैसा फ्लो होगा और लोगों के पास पैसा या फिर जरूरतें पड़ेगी तो इंडस्ट्रियल बूस्ट मिलेगा। इन शॉर्ट इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो ये रेपो रेट का सीधा सीधा फंडा है। रेपो रेट कम की गई है मतलब अब मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो करेगा। तो पहले रेपो रेट कितनी थी? 6.50% 5 साल से, और अब इसे घटाकर कितना किया गया? 6.25%। ठीक है। तो ये पहली चीज तो आपको समझ में आ गई। हाल ही में देखिए जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी बैठक हुई थी और उसमें रेपो रेट को घटाने का अनाउंसमेंट किया गया है और 25 बेसिस पॉइंट की यहां पर कटौती की गई है। ये बेसिस पॉइंट जो है ना वो 0.25% है, याद रखिएगा। ठीक है। 5 साल के बाद रेपो रेट को चेंज किया गया है। 5 साल पहले रेपो रेट को बढ़ाया गया था और अब कम किया गया। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन ये सब सस्ते होंगे, लोगों को कम इंटरेस्ट यहां पर पे करना पड़ेगा, तो लोन ज्यादा लेंगे लोग और पैसे को खर्च करेंगे। अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलेगी, लोग खर्च करेंगे तो पैसा फ्लो होगा, अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलेगी और सस्ती ब्याज दरों से बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अलग अलग सेक्टर में। अब यहां पर रेपो रेट तो आपको क्लियर हो जाता है कि इसका फायदा क्या होगा, है ना। अब यहां पर जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, यहां पर देखिए रेपो रेट से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है मार्केट में, ध्यान रखना, है ना, महंगाई बढ़ती है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते। अब मान लीजिए कि बहुत पैसा फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड और सप्लाई हिलती। देखिए सप्लाई उसी फॉर्म में है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आया तो डिमांड बढ़ी। जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो आपको पता है वस्तुओं के रेट बढ़ते हैं। अब जब मार्केट में महंगाई बढ़ती जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब जब ये बढ़ती है ना तो कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट में लोन दे सकते हैं, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई। जो मौद्रिक नीति है या जो मुद्रा है उसके संतुलन के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाता है। ठीक है। अब जब कमर्शियल बैंक लालच में आरबीआई को पैसा उधार देंगे तो पूरा लोन लोगों को ना देकर
आरबीआई को दिया जाएगा कमर्शियल बैंकों के द्वारा, और पूरा मार्केट का पैसा कहां जाएगा? आरबीआई के पास। अब लोगों के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो वो चीजें नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली वस्तु का रेट गिरने लगेगा। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ओके, तो आई होप मैं आपको दोनों समझा पाया हूंगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के फायदे क्या है। ठीक है, तो बैंक अपनी अतिरिक्त फंड को आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं रिवर्स रेपो रेट पर, और उस पर अच्छा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी 2016 में। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार संस्था है, आरबीआई के अंडर में काम करती है। 6 मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो होते हैं आरबीआई के गवर्नर जो भी प्रेजेंट में रहेंगे, एक होते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 2 हो गए। एक आरबीआई बोर्ड के द्वारा कोई एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है, 3 हो गए, और 3 मेंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर कितने हो जाते हैं? 6। डन। हमारा क्वेश्चन रेपो रेट से है, वो 6.50% से घटकर कितनी हो गई? 6.25%। आगे आइए, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाया है? जो पहले सोलो पर्वतारोही जाते थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते थे, नेपाल की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वहां पर चढ़ाई करते थे, तो नेपाल ने क्या किया है कि ये सोलो जो पर्वतारोही है इन पर लगा दिया है प्रतिबंध। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। किसने बैन? ऑब्वियस सी बात है, माउंट एवरेस्ट कहां है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में। नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो अब बैन लगाया है नेपाल ने, क्योंकि नेपाल के अंडर में, और नेपाल में जितनी भी 8000 मीटर ऊंची चोटियां है माउंट एवरेस्ट के आसपास, उन पर भी अब कोई भी सोलो जो पर्वतारोही है, सिंगल एकल, वो नहीं जा सकेगा। 2 के कम से कम 2 पर्वतारोही चाहिए होंगे, ठीक है, और 1 गाइड चाहिए होगा, या फिर गाइड नहीं तो ऊंचाई पर काम करने का जिसको भी एक्सपीरियंस है, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए होगा। तो 3 लोग मिनिमम चाहिए होंगे अगर कोई ऊपर जाना चाहता है तो नेपाल ने प्रतिबंध लगाया है कि भैया जो सोलो क्लाइंबिंग है उस पर हम रोक लगा रहे हैं, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। सिंगल व्यक्ति जो होता है ना, उसके मरने की, घूमने की, या फिर मर जाने की ऑब्वियस सी बात है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, रिस्क है, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और इस जोखिम को कम करना। ठीक है, जो पर्वतारोहण है उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करना और कोई भी खतरा रोकना इस तरीके का, जो कि जबरदस्ती सिंगल कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ होता है, तो ऐसे खतरों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नेपाल ने लगा दिया है यहां पर बैन की माउंट एवरेस्ट पर, और नेपाल में जितनी भी 8000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं उन पर अब कोई भी सिंगल सोलो क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वर्तमान में हिमालय पर देखने को मिलती है, महान हिमालय पर। वर्तमान में अगर इसकी ऊंचाई देखने जाएं तो 8848 मीटर ऑलमोस्ट इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत रीजन में इसे कोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं चोमुलुंगमा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो यह है माउंट एवरेस्ट। तो ऊंचाई भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में हमने काफी क्वेश्चन देखा है यहां से। और क्योंकि देखिए नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, तो लगातार इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको जो मीटर में ऊंचाई है ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग भी देखने को मिलती है। तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसलिए वो डेटा वेरिएशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए जो हमारी करंट अफेयर की शंखनाद ईयरली ई बुक है, वो अपडेटेड आपके लिए अवेलेबल है। फरवरी तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ई बुक को 24 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। वहां पर क्लिक करके आप ध्यान से अवेल कीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की करंट अफेयर ईयरली शंखनाद ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए काफी स्टूडेंट की डिमांड है कि सर इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाए। तो देखिए आपके जो भी नजदीकी बुक गैलरी है, जो आउटलेट्स है, वहां पर आप डिमांड कीजिए। क्रेजी जी के ट्रिक के करंट अफेयर ईयरली जो शंखनाद बुक है उसकी आप डिमांड कीजिए। जहां पर भी डिमांड ज्यादा आएगी वहां पर हम आउटलेट्स पर इसको पहुंचा रहे हैं, पेन इंडिया। तो पूरे इंडिया में ये आपको आपके नजदीकी आउटलेट पर अवेलेबल होगी। बस आपको ये करना है कि वहां पर जाकर आपको डिमांड करना है। जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड आएगी सबसे पहले बुक्स उस आउटलेट पर भेजी जाने वाली है। तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं जहां पर भी आप रहते हैं, तो उसके आसपास के आउटलेट्स पर ये बुक भिजवाई जा रही है। ठीक है, तो आप हार्ड कॉपी भी ज्वाइन कर पाएंगे, आप जो हार्ड कॉपी है वो वहां से ले पाएंगे। आगे आएंगे, हाल ही में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फीस्ट 2025 इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है इसरो को। किसे दिया जाता है? इसरो। अच्छा, सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर करेगा क्या? तो भारत में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ब्रिज, बिल्डिंग, अगर कभी भी ब्रिज बनाया जाता है तो आपको पता है लोड टेस्ट किया जाता है। बिल्डिंग बनाई जाती है तो देखा जाता है कि भाई जो स्तंभ है वो मजबूत है कि नहीं, जो उसकी नींव है वो मजबूत है कि नहीं, कितना भार सहन कर सकता है कोई भी ब्रिज या बिल्डिंग। तो इन सभी का जो मेजरमेंट है वो बहुत जरूरी होता है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है जिसे इसरो ने डेवलप किया है, फिस्ट सॉफ्टवेयर, इसके माध्यम से ब्रिज, बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रेस है ना, कितना लोड सहन कर सकता है, स्ट्रेंथ कितनी है, टेम्परेचर वेरिएशन, इन सभी का क्या इफेक्ट हो रहा है ब्रिज पर, बिल्डिंग पर या किसी भी इमारत पर, इसका एनालिसिस किया जा सकेगा फिस्ट सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इसरो ने इसे डेवलप किया है। वैसे इसरो ने तो अपने काम के लिए इसे डेवलप किया, लेकिन पूरे इंडिया में जो स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे अब उसके लिए भी इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है। इसरो और इसके साथ आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर इसे डिजाइन किया है और इसका लेटेस्ट वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसे विकसित किया है। इसरो का ही एक लेबोरेटरी है, तो हम इसरो का ही नाम ले लें चल जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और आईआईटी हैदराबाद। देखिए अभी तक हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ऐसी बिल्डिंग या फिर ब्रिज बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी, इन सभी चीजों के लिए, लोड टेस्ट के लिए या फिर तनाव मापने के लिए, स्ट्रेंथ को मापने के लिए, इन सभी के लिए अभी तक हम फॉरेन सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर थे। काफी महंगे होते थे, बहुत महंगा पड़ता था। अब इसरो ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया है। इसरो भी अपने सभी जो अंतरिक्ष मिशन है उसमें इस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला है। ठीक है, तो फिस्ट सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है इसरो ने और आईआईटी हैदराबाद ने। जैसे अभी हम गगनयान जो 2025 में भेजा जाने वाला है, पहला मानव युक्त जो हमारा स्पेस मिशन है, उसमें भी हम फिस्ट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, इसरो के द्वारा यूज किया जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में कौन सी रैंक है? तो पूरे वर्ल्ड में मोबाइल मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। पहले नंबर पर आप अंदाजा लगा लेंगे कौन आता होगा, चाइना। लेकिन फिर भी हमने बहुत हद तक टैकल किया है और हमारा जो मोबाइल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है वो हमारा जो मोबाइल की रिक्वायरमेंट है ना इंडिया में, उसको लगभग पूरा कर रही है, 99% से ज्यादा। मतलब जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे चाइना से, स्पेशली वहीं से करते थे, या फिर वियतनाम या इधर से जो मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, उन पर पूरी तरीके से हमारी जो निर्भरता थी वो अब खत्म हो चुकी है। और हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वर्ल्ड में चाइना के बाद अब दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसने हाल ही में एक डेटा शेयर किया है, एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि भैया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आता है वर्तमान में वियतनाम। ठीक है, पूरे 99.2% मोबाइल भारत में जो बेचे जाते हैं ना वो इंडिया में ही बनाए जाते हैं। तो जो हमारी इंपोर्ट पर जो निर्भरता थी वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गई है। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना उसमें से 43% तो मोबाइल ही है।
43% मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। ठीक है, 2014 के बाद का डेटा शेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। उन्होंने बताया है कि 2014 तक हमारे पास 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो अब 300 से ज्यादा है। सारे बड़े ब्रांड, एप्पल ले लें या फिर कोई भी ले लें, सैमसंग, शाओमी, सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुके। ठीक है, पहले 2014-15 तक 26% मोबाइल फोन ही भारत में बनते थे और 74% तक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमको इंपोर्ट करनी होती थी। लेकिन अब 99.2% तक मोबाइल हम हमारी रिक्वायरमेंट के इंडिया में ही बना रहे। जो पहले हमारा 2014 में 18,900 करोड़ का मार्केट था मोबाइल का, वो अब बढ़कर 4,22,000 करोड़ रुपए का हो गया है। ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के बाद इंडिया दूसरे स्थान पर आ गया है और थर्ड पर कौन है? वियतनाम। हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, इस अभियान को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, आयुष मंत्रालय को। शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसने लॉन्च किया है ताकि जो शतावरी है, हमारे यहां पर इंडिया में क्या होता है, आयुर्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको नाम दिया जाता है शतावरी। बहुत सारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग दवाइयों में इसका यूज किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पहले भी देखिए आंवला को बढ़ावा देने के लिए, मोरिंगा को बढ़ावा देने के लिए, गिलोय को बढ़ावा देने के लिए, अश्वगंधा जो औषधि पौधे हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए पहले भी अलग अलग इनिशिएट ला चुकी है और इन सभी इनिशिएट में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सफल रही। तो अब इन्होंने एक और इनिशिएट लिया है, एक और औषधि पौधे को बढ़ावा देने का, और यह है शतावरी। इसीलिए इन्होंने जो इनिशिएट लॉन्च किया है उसे नाम दिया गया शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। इंडिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी इवन शतावरी पाया जाता है। ठीक है, एक आयुर्वेदा में यूज होने वाली मेडिसिन के रूप में हम इंडिया में देखते हैं। महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें, या फिर जो इम्यूनी सिस्टम है या इम्यूनिटी है, उसको बढ़ावा देने में इसका यूज किया जाता है। और काफी अलग अलग औषधि के साथ भी इसको यूज किया जाता है इंडिया में। तो इससे बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया शतावरी फॉर बेटर हेल्थ नाम का अभियान। आगे बढ़े, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटरनल कर लिया है? तो एक इंडियन कंपनी है जोमेटो, नाम सुना होगा आपने, है ना। जोमेटो कंपनी ने अपना ब्रांड नेम बदल के किया है इटरनल। क्या नाम रखा है? इटरनल। वैसे इटरनल के अंदर अब 4 कंपनी आएगी जो कि जोमेटो या इटरनल की है, जैसे जोमेटो जो फूड डिलीवरी है, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर्स। ये चारों कंपनियां जो कि जोमेटो के अंतर्गत आती थी अब इटरनल के अंतर्गत आएगी। तो जोमेटो ने अपना ब्रांड नेम बदल के क्या कर लिया है? इटरनल। फूड टेक कंपनी है भारत की जोमेटो, इसने अपना ब्रांड नेम हाल ही में चेंज किया, इटरनल। जोमेटो की बात करें तो इंडियन ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है। 2008 में इंडिया के दीपेंद्र गोयल ने इसकी स्थापना की थी पंकज चड्डा के साथ मिलकर। अभी वर्तमान में सीईओ के पद पर दीपेंद्र गोयल ही हैं। और 2022 में जोमेटो ने ब्लिंकिट को अधिग्रहित किया था, खरीदा था, और उसके बाद ये भी एक इसकी सह कंपनी बन गई थी ब्लिंकिट। ठीक है, तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? इटरनल। आगे आएंगे, हाल ही में एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू की गई है? एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अभी देखिए वर्तमान में जो हम परिस्थिति देख रहे हैं ना, सरकमस्टांसेस देख रहे हैं ना, पूरे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि उपभोक्ताओं के विपरीत जा रही है। एक तो हर चीज में मिलावट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर लेना, है ना। कहीं पर ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में चले जाओ आप, तो वहां पर एमआरपी से ज्यादा चार्ज करते हैं, और आप विरोध करोगे तो बोलेंगे लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो भाई जो कंज्यूमर है ना बहुत ज्यादा परेशान है। अब दिक्कत आती है वो कंप्लेंट कहाँ करे। अब कंज्यूमर फोरम में जाए तो वहां पर प्रोसेस बहुत लेंदी है,
बहुत टाइम लगता है। तो अब एक नई चीज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने निकाली है, एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अब जो उपभोक्ता है, जो पीड़ित है, जो कंप्लेन करना चाहता है, वो इसी हेल्पलाइन सिस्टम पर कंप्लेंट कर सकता है। एक हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है जहां पर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के आंकड़ों को देखते हुए लाई गई है। और यहां पर बहुत ही अच्छी चीज यह है कि समाधान करने के लिए एआई का यूज किया जाएगा यहां पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि भाई जो शिकायतें हैं कंज्यूमर की उसको स्पीड से निपटाया जा सके। क्योंकि देखिए दिसंबर 2015 तक जहां पर कंज्यूमर की जो शिकायतें आती थी ना, उस वक्त ऑन एवरेज 12,553 कॉल्स आए थे, लेकिन अब 2024 में ये बढ़कर 1,55,138 कॉल हो गए। तो कंट्रोल करने में यहां पर दिक्कत आ रही है, शिकायतें बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो कंज्यूमर अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत काम करती है, इसने एक सिस्टम लॉन्च किया, एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। एआई के आधार पर जो शिकायतें हैं कंज्यूमर की, उनका निपटान यहां पर किया जाएगा। हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है युगांडा में, जो कि एक अफ्रीकी देश है ना, अफ्रीकी कंट्री है। और युगांडा की कैपिटल जानते हैं क्या है? कंपाला, है ना, कंपाला कैपिटल है। तो इबोला एक जो कांगो देश है ना, वहां पर एक नदी बहती है इबोला रिवर, उसके किनारे सबसे पहली बार इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था। आपको पता है कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि 50% डेथ रेट यहां पर दर्ज किया गया है इबोला वायरस में। जब 2012-13 के आसपास जब इसकी महामारी पेंडेमिक फैला था ना स्पीड से, पुराना वायरस है लेकिन 2012-13 के आसपास अफ्रीकी देशों में जब ये वापस आया था ना, तो आप समझिए कोरोना से ज्यादा गंदी हालत अफ्रीकी देशों की थी। अब दिक्कत इसके साथ एक और है कि ये पसीना जो भी पेशेंट, उसके पसीने से, उसकी लार से, ब्लड से, या फिर कोई भी तरल पदार्थ पेशेंट की बॉडी पे, उससे फैल जाता है। और भाई 50% डेथ रेट है, मतलब 50-50 की चांसेस बचते हैं फिर। तो ये बहुत खतरनाक वायरस है जो कि अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। अब इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है WHO ने, और यह ट्रायल शुरू किया है युगांडा में। कहां पर? युगांडा। ठीक है, चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने युगांडा में पहली बार इबोला के खिलाफ वैक्सीन ट्रायल शुरू किया है, ताकि इन फ्यूचर इबोला अगर वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो इबोला को नियंत्रित किया जा सकेगा, जैसे हमने कोविड को किया। ठीक है, देखिए यहां पर इबोला के 2 वेरिएंट आपको पता होना चाहिए। एक सूडान वेरिएंट है और एक वेरिएंट है जो जायरे इबोला वेरिएंट है। अब जायरे इबोला वेरिएंट की तो वैक्सीन बना ली, लेकिन सूडान वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसकी वैक्सीन नहीं बनी, तो उसी के लिए यह ट्रायल किया जाने वाला है। मकरेरे यूनिवर्सिटी और युगांडा वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस ट्रायल का नेतृत्व कर रहे हैं युगांडा में। और किसके संरक्षण में हो रहा है? WHO के संरक्षण में। 1976 में सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो देश, अफ्रीकी देश, इसमें इसे डिटेक्ट किया गया था। और इबोला रिवर के किनारे मिला तो नाम पड़ गया इबोला वायरस। चमगादड़, जो चमगादड़ है ना, वो वाहक होते हैं इबोला वायरस के। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, खून से, लार से, पसीने से, इनसे ये कोई भी अगर टच में आ जाता है तो उसको भी हो सकता है। और 50-50% चांसेस इबोला वायरस। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है इस मिनिस्ट्री के वर्तमान में मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, है ना। एक सेक्रेटरी होता है हर मिनिस्ट्री में, और यहां पर जिस डायरेक्टर की बात की जा रही है वो सेक्रेटरी के अंडर में काम करते हैं। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है सागर सिंह कालसी को। ठीक है, सागर सिंह कालसी या खालसी।
तो आईपीएस अधिकारी है सागर सिंह कालसी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। 2010 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज कैडर के आईपीएस अधिकारी। कार्यकाल 5 वर्ष होगा या फिर अगला जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आएगा तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो डायरेक्टर बने हैं सागर सिंह कालसी, किस मिनिस्ट्री में? तो ये डायरेक्टर बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। भारत में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना, इनसे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है उनकी खोज करना, शोधन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन करना, संरक्षित करना, ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं इस मिनिस्ट्री के और सचिव के पद पर है कौन? पंकज जैन आईएएस अधिकारी। और इन्हीं के अंडर में काम करेंगे डायरेक्टर आईपीएस अधिकारी सागर सिंह कालसी। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता को हासिल कर लिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 2025 में अभी तक 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी या सोलर एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य हासिल किया है। आंसर सी, 100 गीगावाट कैपेसिटी को हम प्राप्त कर चुके हैं 2025 में। देखिए 2014 के बाद मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है तो उसके बाद का डेटा इन्होंने जारी किया है। इन्होंने बताया मिनिस्ट्री ने कि 2014 में जो हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी थी वो केवल 2.82 गीगावाट थी, जो अब 2025 में बढ़कर अब 100 गीगावाट तक हो गई है। 2024 में 24.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। 2023 की तुलना में यह बढ़ोतरी दुगनी से अधिक है और अब भारत ने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य हासिल कर लिया है या कैपेसिटी क्षमता प्राप्त कर ली है। सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, गर्मी ज्यादा, रेगिस्तानी एरिया तो राजस्थान। सेकंड पर आता है गुजरात, कच्छ का रण है ना। तीसरे पर तमिलनाडु, फोर्थ पर महाराष्ट्र और तीसरे पर है मध्य प्रदेश। भारत में एनर्जी गोल्स की बात करें तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को प्राप्त कर ले। ऑल ओवर रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल्स फ्यूल एनर्जी, ठीक है। 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य है हमारा और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 50% तक एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसी उद्देश्य से एक योजना भी अभी लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 15 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य यह था कि देश के 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, जिससे प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा सके। तो सोलर एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। अभी हमारा सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, तो अभी हमारी सौर ऊर्जा क्षमता है 100 गीगावाट, ठीक है। तो यहां पर हमने 8 फरवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर लगाएंगे फटाफट। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? रिद्धिमान साहा हैं। हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 फरवरी को। हाल ही में चर्चित चांगई 7 मिशन किस देश का मिशन है? चाइना का है। हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित किया गया? तो यह राज्य हो जाता है कर्नाटका। हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी किस शहर में स्थापित की गई? तो इसे स्थापित किया गया फरीदाबाद।
हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया? तो यह किला हो जाता है फोर्ट विलियम, कोलकाता। हाल ही में 38 नेशनल गेम्स में किस राज्य ने कबड्डी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो यह राज्य कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वाटरशेड यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री। यह हो गए हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम चलेंगे लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। 1850 में किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को भेज दिया गया था? तो यह संधि थी अमृतसर की संधि। 1850 में भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? काफी स्टूडेंट ने राज्य पे आंसर किया कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि कंफ्यूजन था काफी स्टूडेंट को क्वेश्चन में। यहां पर देखिए भौगोलिक क्षेत्र पूछा है ना, तो पेनिनसुला प्लेटू है ना, प्रायद्वीपीय पठार की यहां पर बात होगी। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ऑलमोस्ट 48.67% क्षेत्र पर। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता है और उबेर कप महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, किस दिवस को नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि से जोड़ा गया है? मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? और भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।